नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में बात करेंगे अपन भेड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्योंकि अपने इससे पहले पिछली क्लास के अंदर भेड़ की 8 नस्लें पढ़ी थी और 8 नस्लों का एक एक फैक्ट अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास का लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है और साथ ही साथ आप हमारे इसी चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप वीडियोज देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और यहाँ से भी साथियों क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और अपने मोबाइल की स्क्रीन को लैंडस्केप मोड यानी कि फुल स्क्रीन कर दें, ताकि आपकी लिखा हुआ यहाँ से कंटेंट लिखा हुआ स्पष्ट, क्लियर और साफ़ सुथरा दिख सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले आता है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एराइज। क्या नाम है? तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आता है कि भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 54। कितनी होती है? 54। इसका 2n का मतलब है कि जोड़े के रूप में होती है, इनकी 27 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 27 जोड़े पाए जाते हैं। जोड़े पूछे तो 27, ऐसे गुणसूत्र पूछे तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 54 गुणसूत्र होते हैं। फिर आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर पाली जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है वो जिला है बाड़मेर। फिर आता है कि राजस्थान में सबसे कम भेड़ वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम भेड़ वाला जिला है वो है धौलपुर। जी हाँ साथियों, ये जो जिले लिखे हैं मैंने ये बिल्कुल नवीनतम तथ्यों के आधार पर है। वर्तमान में अभी तक जो पशु रिपोर्ट है उसके अनुसार ही है। नेक्स्ट पशु गणना की रिपोर्ट आएगी तब अलग आंकड़े आएंगे। अभी आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना? किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं रहें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आपके सामने आता है एक नाम, हिमालयन भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो हिमालय भेड़ की नस्ल में गद्दी, रामपुर, बुसायर और भाकरवाल ये हिमालयी भेड़ के नाम है। इनकी हिमालय भेड़ के नाम या नस्ल कह सकते हैं। फिर आता है कि बेस्ट कारपेट वुल कौन सी भेड़ मानी जाती है। तो बेस्ट कारपेट वुल मानी जाती है वो मानी जाती है बीकानेरी, और ये राजस्थान की नस्ल है बीकानेरी बेस्ट कारपेट वुल, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछे कि काला चेहरा किस नस्ल की विशेषता है, इनकी कौन सी भेड़ है जिसका चेहरा काला होता है, तो वो साथ ही नस्ल का नाम है मारवाड़ी। अपन ने मारवाड़ी नस्ल में पढ़ा भी था कि इस भेड़ का चेहरा काला होता है। साथ ही साथ आपको पूछे कि सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, इनकी कौन सी नस्ल की भेड़ सबसे लंबी मानी जाती है। तो सबसे लंबी नस्ल की भेड़ है उसका नाम है नेलोरी। नेलोरी, तो लंबी नेलोरी से थोड़ा सा संबंध बना के रखें, लंबी से नेलोरी नस्ल याद रखें। नेक्स्ट अपने पास में आता है अपना कि जो हिसारडेल भेड़ है ये शंकर के द्वारा तैयार की गई है। यानी कि इसमें हिसारडेल भेड़ में नर और मादा अलग अलग नस्ल के थे। तो हिसारडेल भेड़ की बात करें तो बीकानेरी मादा और मेरिनो नर, बीकानेरी मादा और मेरिनो नर का संकरण किया गया और जो नस्ल तैयार की गई थी वो थी हिसारडेल। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका भी ध्यान रखें। फिर आपको आता है कि सर्वाधिक वसा वाला दूध होता है, उसमें वसा की मात्रा कितने परसेंट होती है। तो वसा की मात्रा होती है 7.9% होती है, उसे सर्वाधिक वसा वाला दूध कहते हैं। फिर आते हैं कि भेड़ की जो प्रजनन क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो भेड़ की प्रजनन क्रिया होती है साथियों उसे कहते हैं टिपिंग। क्या कहते हैं? टपिंग या टिपिंग। टपिंग या टिपिंग कहते हैं प्रजनन की क्रिया। ये कब करवाते हैं? तो अगस्त और फरवरी माह में कराई जाती है। फिर आता है कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाली जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है कि भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाली जाती है। तो भारत में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाली जाती है। तो अपने अभी पढ़ा था, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है वो है बाड़मेर। फिर आता है कि भेड़ पालन के स्थान में राजस्थान का कौन सा नंबर है। तो साथियों यहाँ देखो राजस्थान का स्थान है वह चौथा स्थान है। भेड़ पालन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। फिर आता है कि दुग्ध का वैज्ञानिक मानकीकरण क्या होता है। तो दुग्ध का वैज्ञानिक मानकीकरण होता है कि उसमें वसा की मात्रा होनी चाहिए 3.5% और उसमें 9% होना चाहिए HNF, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि
भेड़ के शरीर से ऊन उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो भेड़ होता है उसके शरीर से ऊन उतारी जाती है उस क्रिया को कहते हैं सीयरिंग। क्या कहते हैं? सीयरिंग कहते हैं। अपनी भाषा में कौन? भेड़ खूंटे, भेड़ की कटिंग करते हैं, भेड़ के शरीर से ऊन उतारते हैं, उसे कहते हैं सीयरिंग। ठीक है। फिर आता है कि भेड़ के शीर्षन के चारों तरफ से ऊन काटना क्या कहलाता है? यानी कि साथियों, जो भेड़ का लिंग होता है उस लिंग के चारों तरफ से जो बाल काटते हैं या ऊन काटते हैं उसे कहते हैं रिनिंग। क्या कहते हैं? रिनिंग कहते हैं। ये ध्यान रखें, क्योंकि देखो साथियों, फैक्ट है तो फैक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं साथियों पाउलेड वूल। क्या कहते हैं? पाउलेड वूल कहते हैं मरी हुई भेड़ से। फिर आता है कि मांसोत्पादन वाली नस्ल कौन सी? इनकी कौन सी नस्ल है जिससे सबसे अधिक मांस प्राप्त करते हैं भेड़ का? तो वो नस्ल है नेलोर और मांडिया। नेलोर और मांडिया, इन दोनों भेड़ों से सर्वाधिक मात्रा में मांस के लिए पाली जाती है, जो मांस के लिए उपयोगी नस्ल मानी जाती है। फिर आता है कि बाह्य परजीवी मारने हेतु भेड़ को दवा युक्त डब में डबोना क्या कहलाता है? टब में। यानी कि आपने देखा होगा साथियों, से भेड़ से ऊन उतारी जाती है तो ऊन के ऊपर क्या है, काफ़ी सारे बाह्य परजीवी पाए जाते हैं, जैसे जौ वगैरह होती है। तो उसको हटाने के लिए भेड़ को पहले नया स्नान किया जाता है, डुबाया जाता है पानी के अंदर, जिसमें दवा डाल करके। इसे कहते हैं साथियों डिपिंग। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिपिंग कहते हैं। भेड़ के जो परजीवी होते हैं उन परजीवियों को हटाने या मारने के लिए भेड़ को पानी में डुबोते हैं, जिसमें दवा होती है डाली हुई। उस प्रक्रिया को कहते हैं डबिंग या डिपिंग। क्या कहते हैं? डिपिंग कहते हैं। फिर आता है आपके सामने साथियों की गयाबीन भेड़ होती है, उसको कितना दिन दाना देना चाहिए प्रतिदिन का? यानी कि जो भेड़ तुरंत की ताज़ी ब्याई हुई होती है उसे गयाबीन भेड़ कहते हैं, और गयाबीन भेड़ को प्रतिदिन दाना देना चाहिए। वो दाना है 450 ग्राम। 450 ग्राम दाना प्रतिदिन उस भेड़ को देना चाहिए। फिर साथियों कभी कभार आपको पूछ ले कि भेड़ की पूंछ काटते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो भेड़ की पूंछ काटना कहलाता है डॉकिंग। क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है पूंछ काटना। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आँखों के चारों तरफ ऊन काटना क्या कहलाता है? जिसी प्रकार हमने अपने पढ़ा था अभी कि भेड़ के शीर्षन के चारों तरफ ऊन काटना क्या कहलाता है, उसी प्रकार यहाँ है कि आँखों के चारों तरफ ऊन काटना क्या कहलाता है? तो जब आँखों के चारों तरफ से ऊन काटेंगे तो उसे कहते हैं आइंग। क्या कहते हैं? आइंग कहते हैं। और साथियों विशेष ध्यान रखें कि राजस्थान में 3 बार ऊन काटी जाती है भेड़ की। वर्ष में कितनी बार? तो वर्ष में 3 बार ऊन काटी जाती है भेड़ की। ये राजस्थान का फैक्ट है, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है अपने को। फिर आता है कि सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है साथियों उस भेड़ का नाम है मेरिनो। क्या नाम है? मेरिनो। फिर आता है कि पानी की आवश्यकता कितनी होती है एक भेड़ को? एक भेड़ होती है उसे सामान्यतः कितना पानी चाहिए? तो एक भेड़ को सामान्यतः 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन का चाहिए। एक भेड़ को जीवित रहने के लिए सामान्य रूप से 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी उसको आवश्यक रूप से आवश्यकता होती है। एक आपके पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी भेड़ जिसका चेहरा लाल होता है और रंग सफ़ेद होता है? तो उसका नाम है चौकला भेड़। चौकला भेड़ का चेहरा तो लाल होता है और रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। इसी के साथ नेक्स्ट आपके सामने साथ में कुछ नस्लें हैं। एक देखो नाम लिखा है मगरा नस्ल। ये मगरा नस्ल कहाँ पाली जाती है? तो मगरा नस्ल नागौर, चूरू, बीकानेर क्षेत्र में पाली जाती है। इसका नाम है मगरा नस्ल। एक आपके सामने आती है नाली नस्ल कि नाली नस्ल की भेड़ कहाँ पाली जाती है? तो ये साथियों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में पाली जाती है। इसका नाम है नाली नस्ल। एक आती है कि सोनाड़ी नस्ल कहाँ पाली जाती है? तो सोनाली नस्ल साथियों उदयपुर, झालावाड़ क्षेत्र में पाली जाती है। इसका नाम है सोनाली नस्ल। और एक आता है पुंगल नस्ल कहाँ पाली जाती है? तो बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र के भाग में जहाँ पुंगल प्रदेश आता है वहाँ के आसपास का क्षेत्र पुंगल नस्ल के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो भेड़ इसका नाम है पुंगल नस्ल। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं कि कौन सी नस्ल की भेड़ कहाँ पाली जाती है। तो ये 4 नस्ल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगरा, नाली, सोनाड़ी, पुंगल। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बने हुए हैं, एग्जामों के अंदर आते भी हैं, और फिर पशु परिसर के अंदर पार्ट बी में विशेष तौर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अपने सामने कि राजस्थान में भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? तो राजस्थान में 8 नस्लों को मान्यता मिली हुई है। 8 प्रकार की नस्लें हैं, उनको साथियों मान्यता मिली हुई है, 8 नस्लें। इसके बाद में आता है रेम्बुल या रेम्बुलेट भेड़ को फ्रांसियन मेरिनो भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना साथियों, फ्रेंच मेरिनो किसे कहते हैं या कह सकते हैं कि रेम्बुल एक नाम है, या एक रेम्बुलेंट भेड़ कहते हैं, उसको फ्रांसियन मेरिनो भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखें। अब आपके सामने साथियों ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। पहला आता है कि नर भेड़ को क्या कहते हैं? तो नर भेड़ को कहते हैं रैम। क्या कहते हैं? रैम, RAM। नर भेड़ को कहते हैं रैम। यहाँ देखो राम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने याद रखना है रैम पढ़ना है। तो नर भेड़ को कहते हैं रैम।
मादा भेड़ को क्या कहते हैं, तो मादा भेड़ को कहते हैं ईव। मादा जो भेड़ होती है उसे कहते हैं ईव। और भेड़ के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो भेड़ के बच्चा देने की क्रिया होती है उसे कहते हैं लैम्बिंग। बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है। ये विशेष ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है अपने सामने कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो भेड़ का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं लैम्ब। भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है, तो भेड़ का बच्चा कहलाता है लैम्ब। फिर आता है कि भेड़ों का समूह उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं, भेड़ों का समूह होता है उसे कहते हैं फ्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आता है कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, तो भेड़ का मांस कहता है मटन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भेड़ का मांस होता है मटन। और साथियों भेड़ के प्रजनन की क्रिया को कहते हैं टपिंग। और भेड़ की दुधारू नस्ल कौन सी है, आपको पूछे कि वो नस्ल बताओ जिससे सर्वाधिक दूध मिलता है, तो भेड़ की दुधारू नस्ल में लोही, गुरेज, नुरेज और कुका। ये देखो साथियों, लोही, गुरेज, नुरेज और कुका ये भेड़ की दुधारू नस्लें हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, दुधारू नस्ल में लोही, गुरेज, नुरेज और कुका। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है कि भेड़ की मांस वाली नस्ल कौन सी है, तो मांस वाली नस्लों में छोटा नागपुरी, शाहबादी, मांडिया, हिसारडेल और हसन। इससे मांस प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे मांस वाली नस्लें कहते हैं, क्योंकि मांस के लिए पाली जाती है। फिर आता है कि क्लोन विधि द्वारा तैयार प्रथम नस्ल कौन सी थी, तो क्लोन विधि द्वारा तैयार प्रथम नस्ल है, उसका नाम है डोली। क्या नाम है, डोली। एक क्लोन से तैयार की गई है। और एक तैयार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट इसका नाम है, जिन्होंने क्लोन तैयार किया था डोली नाम का। तो डोली कैसी नस्ल है, क्लोन द्वारा तैयार नस्ल है डोली। फिर आता है कि भारत की सबसे ज़्यादा ऊन राजस्थान में उत्पादित होती है। ध्यान रखें साथियों, सर्वाधिक ऊन की बात करें भारत में, तो भारत में सबसे अधिक ऊन होती है वो राजस्थान में पैदा होती है। तो ऊन के स्थान में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत के अंदर। नेक्स्ट है आपके सामने अगला फैक्ट कि विश्व में कुल ऊन उत्पादन का 80% योगदान मेरिनो भेड़ का है। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिनो भेड़ विश्व की जो कुल ऊन है उस ऊन का 80% हिस्सा मेरिनो भेड़ स्वयं अकेली का है। मेरिनो भेड़ ऊन के लिए सर्वाधिक फेमस भेड़ है मेरिनो। फिर आता है कि भेड़ों में प्रजनन में ऋतु पर आधारित होता है। इनकी जो भेड़ों का प्रजनन ऋतु आधार होता है, ऋतु के आधार पर करना चाहिए। अगला आता है कि भेड़ का गर्भकाल कितना होता है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भेड़ का गर्भकाल। तो ये गर्भकाल होता है 145 दिन का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भेड़ का गर्भकाल होता है 145 दिन का। फिर आता है कि भेड़ एक पॉलीएस्टर प्रकार का पशु है। तो आपको पूछा जा सकता है भेड़ किस प्रकार का पशु है, तो भेड़ एक पॉलीएस्टर प्रकार का पशु है। तो ये भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद साथियों कुछ और फैक्ट है कि भेड़ों में डॉकिंग क्रिया, पूंछ काटना का उपयुक्त उम्र कितनी है। इनकी भेड़ों की पूंछ किस उम्र में काटी जाती है, तो लगभग 7 से 14 वर्ष की उम्र में भेड़ों की पूंछ काटी जाती है, जिसे कहते हैं डॉकिंग क्रिया। क्या कहते हैं, डॉकिंग क्रिया। ठीक है। एक फैक्ट है कि मारवाड़ी भेड़ की जो नस्ल से प्राप्त ऊन को यूरोपियन देशों में जोरिया कहते हैं। साथियों ये विशेष ध्यान रखें, एक शब्द आया है यहाँ पर जोरिया, जोरिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, सीधा टपकेगा कि मारवाड़ी भेड़ की नस्ल से जो ऊन प्राप्त होती है उसे यूरोपियन देश में क्या कहते हैं, तो यूरोपियन देश में से कहते हैं जोरिया। ठीक है, तो ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद आता है कि नाली नस्ल के कान पत्ती नुमा होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि नाली नस्ल है उस भेड़ के कान पत्ती नुमा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फैक्ट है। और साथियों विशेष ध्यान रखें, बद्याकृत मेमने के मांस को वीडर कहते हैं। बद्याकृत क्या है इसके बारे में अपनी क्लास पूरी पढ़ेंगे, उसमें सारे टॉपिक को खुले आराम से पढ़ेंगे, किसी प्रकार से संकोच नहीं रखेंगे। बद्याकरण का मतलब होता है साथियों नसबंदी। सामान्य रूप से यह नसबंदी किस प्रकार से किस किस पशुओं में कैसे की जाती है, वो टॉपिक पूरा शानदार टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि बद्याकृत मेमने का मांस होता है उसे वीडर कहते हैं। तो साथियों ये थे हमारे भेड़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने पढ़े। कुल मिलाकर के अपन ने 2 क्लास ली और इस 2 क्लास के अंदर भेड़ का संपूर्ण विश्लेषण पढ़ा। 2 क्लास में पहले पढ़ा था अपन ने भेड़ की 8 नस्लों के बारे में और आज हमने पढ़ा भेड़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब साथियों इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो अपन ने तथ्य भी पढ़ लिए और नस्ल भी पढ़ ली। तो ध्यान रखें कि इन 8 नस्लों और इन तथ्यों के अलावा हमें भेड़ में कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ये हमारा आपके साथ में वादा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें भी ऊर्जा मिलती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब तीनों काम जरूर करें।
साथ में अगली नस्ल पढ़ेंगे अपने साथियों ऊँट के बारे में। तब तक जय हिंद जय भारत।